हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज़ मोहम्मद शहनवाज अहमद। और अब हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने विस्कोसिटी पर बात किया था और उसी के आगे हम लोग कैरी करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी तक बताया था, उसकी आपको मैंने कंपैरिजन भी बताया था, उसका CGS यूनिट भी बताया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं फॉर किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। मान लो अगर मैंने लिक्विड का कंसीडर कर लिया है तो मैंने क्या बताया था, मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, रीजन ऑफ विस्कोसिटी जो था वो मैंने बताया था कोहेजन एज वेल एज मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। ठीक है, लेकिन ये बताइए, अगर मान लीजिए आपने लिक्विड लिया है और उसको अगर आप लैमिनार मान के चल रहे हो तो उस केस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज नहीं होगा, आपस में कोलिजन नहीं होगा। यानी कि मेन रीजन ये दोनों जरूर है, बट इसमें मेजर रीजन कौन है, तो ये वाला आपका पार्ट है, मेजर पार्ट है, ये मेजर पार्ट ऑफ द विस्कोसिटी है। तो आप कह सकते हो कि द major reason of dynamic viscosity in liquids have cohesion। ठीक है, and in gases cohesion is almost negligible, cohesion is almost negligible। ठीक है, देखिए, तो आपको लिक्विड के पास जो मेजर रीजन था वो हमने बात किया कि कोहेजन है, लेकिन गैसेस में तो कोहेजन है ही नहीं। लिक्विड के पास ये दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, गैस के पास आपको कोहेजन तो है ही नहीं। जब गैस के पास कोहेजन है ही नहीं, इसलिए देयरफॉर dynamic viscosity of liquid is always more than that of dynamic viscosity of gas। ठीक है, गैस के कंपैरिजन में लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी हमेशा ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि लिक्विड के पास कोहेजन हो सकता है, गैस के पास कोहेजन नहीं होता है। ठीक है, और लिक्विड में मोमेंटम एक्सचेंज कम रहता है। ठीक है, अनलेस कि आप टर्बुलेंसी बहुत बढ़ा ना दो। ठीक है, तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता दें आपको, फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 55 टाइम्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ क्या होता है, एयर। तो जो स्टेट PSC, इंजीनियरिंग सर्विसेज और इस तरीके के जो पेपर होते हैं ना, उनमें अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा ऐसे भी पूछा जाता है कि लिक्विड एंड गैस में डायनेमिक विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा किसकी होगी, तो लिक्विड की ज्यादा होगी, गैस की कम होगी। ये मैंने पहला रीजन बताया आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप इसको देखोगे डायनेमिक विस्कोसिटी को, तो वो आता है शेयर स्ट्रेस अपॉन du/dy। तो कहीं ना कहीं म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/du/dy के। ठीक है, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि विस्कोसिटी बढ़ रहा है। विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा, दैट इज फ्लो धीरे होगा। ठीक है, फ्लो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है कि du/dy जो है वो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है।
और डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि फ्लो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, फ्लो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है और इसका मतलब है कि फ्लो इज डिफिकल्ट, फ्लो इज डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब फ्लो जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है, उसको फ्लो होने में दिक्कत हो रही है, मतलब फ्लूइड काफी थिक होता चला जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि du/dy जो है इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि विस्कोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब फ्लो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, मतलब यह है कि फ्लूइड फ्लो जो है वो इजी हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत आसानी से फ्लूइड फ्लो करता चला जा रहा है, मतलब वो थिन होता चला जा रहा है फ्लूइड। क्लियर है, ठीक है। तो विस्कोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी ग्रेडियंट घटेगा, विस्कोसिटी घटेगी तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ने का मतलब है फ्लो इज इजी, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट घटने का मतलब है फ्लो इज डिफिकल्ट। और पहले इसीलिए मैंने बता दिया था आपको कि फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी का कैसा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था। याद आया? वो क्यों बताया था? क्योंकि यहां पर मैंने आपको ऊपर में ये दोनों पॉइंट बता दिया, समझ में आया? ये रीजन है उसका। तो फ्लूइडिटी का विस्कोसिटी के साथ कैसा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है, ठीक है। और सबसे इसके बाद अगर एक पॉइंट और बात किया जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑलवेज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी वजह से अब हम लोग बात करेंगे किस पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो ये मेरा हेडिंग है कि हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहला, क्योंकि फ्लूइड लिखा है तो फ्लूइड में लिक्विड गैस दोनों हो जाएगा। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर लिक्विड गैस दोनों है तो हम लोग किसके लिए ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं फॉर लिक्विड। और लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि मेजर रीजन ऑफ विस्कोसिटी इज, रीजन ऑफ विस्कोसिटी इज कोहेजन, हम लोगों ने देखा था। तो अब आप ये बताइए कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कोहेजन कहो या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहो, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कहो। तो देखिए, अगर हम टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड को इंक्रीज करेंगे तो हम सब लोग जानते हैं, जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होने लग जाता है, डिक्रीज करने लगता है। तो कोहेजन जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, या ये कहिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा। और जब वो डिक्रीज करेगा तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड जो है ये भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिंपल। तो हम लोगों को क्या पता चला, हम लोगों को यहां से पहली बात पता चली, और वो ये कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये घटता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, पहला रिलेशन, ठीक है। मतलब टेम्परेचर का डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के साथ इनवर्स रिलेशन है।
ठीक है, कि लिक्विड के लिए जो डायनेमिक विस्कोसिटी का रिलेशन होता है वो विस्कोसिटी एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 प्लस AT प्लस BT स्क्वायर। वो जिस रिलेशन को फॉलो करता है लिक्विड की विस्कोसिटी, वो रिलेशन है ये। यहां पर आपको क्या है, म्यूटी क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट T डिग्री सेल्सियस है, और म्यू 0 का मतलब है विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड T इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पर आपको निकालने के लिए कहा जाएगा उस टेम्परेचर पर। एंड हेयर A एंड B आर दी कांस्टेंट, A एंड B आर दी कांस्टेंट, ये दोनों आपको कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी आपको मान लीजिए कभी इस रिलेशन पे क्वेश्चन दिया जाएगा तो A एंड B का वैल्यू आपको बताया जाएगा। वैसे हम आपको लिख देते हैं यहां पर 0.000221, एंड वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाटर के लिए बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, सब में नहीं रखना है, 0.0179 पॉइस। ठीक है, तो बेसिकली अगर वाटर का केस देगा तभी हम लोग ये वैल्यूज लेंगे, अदरवाइज कोई और फ्लूइड होगा तो उसके लिए ये वैल्यूज दी जाएंगी। कभी आपसे कोई पूछे कि लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी किस रिलेशन को फॉलो करता है, तो यही है वो रिलेशन जिसको लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी क्या करती है, फॉलो करती है। क्लियर है? ठीक है, तो लिक्विड के लिए डायनेमिक विस्कोसिटी का रिलेशन आपको पता चल गया। तो ये हमने डायनेमिक विस्कोसिटी का रिलेशन देखा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। ठीक है, देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्लियर है, ये होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा लिक्विड का डायनेमिक विस्कोसिटी घटेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर हमने लिखा टेम्परेचर, और हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज कराना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए हम डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इस टेम्परेचर के इंक्रीज होते ही उसके करस्पॉन्डिंग डायनेमिक विस्कोसिटी जो होगी, किसकी, लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी घटेगी। बताइए घटेगी कि नहीं घटेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ये घटेगा। और चूंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, यानी कि जैसे ही तुम्हारा डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, जितने से डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा उतने से काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब लेकिन नीचे डेंसिटी बचा हुआ है, ये बताओ डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ मैंने कैसा रिलेशन आपको बताया था। मैंने जब डेंसिटी पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि देखिए, अगर आप किसी लिक्विड को गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो जो उसकी डेंसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, वो घटने लगेगी। ठीक है, क्लियर है, डेंसिटी कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके करस्पॉन्डिंग इसकी डेंसिटी क्या होगी, ये भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, बट लिक्विड की डेंसिटी बहुत तेजी में डिक्रीज नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी डिक्रीज करेगा। देखो ये डिक्रीज कर रहा है, तो लेकिन ये डिक्रीज बहुत धीरे होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसका जो डिक्रीमेंट है वो बहुत तेजी में होगा। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है वो बहुत कम डिक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जितने से ये डिक्रीज करेगा उतने से ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट ध्यान से देखो, आपको ये जो इंक्रीज हुआ है
डिक्रीमेंट से कम है, तो ओवरऑल क्या होगा, बेसिकली ओवरऑल ये होगा कि आपको ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट करेगा, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जो डिक्रीज मिलेगा वो थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जो डिक्रीमेंट होगी वो थोड़ी सी होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां से देखो एक चीज क्या पता चली कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उसके बढ़ाने पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अब ध्यान से देखो, जितना डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा उससे कम कौन डिक्रीज करेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्योंकि जितना डायनेमिक घटेगा उसी के करस्पॉन्डिंग ये भी घट जाएगा, बट चूंकि डेंसिटी भी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी लिक्विड की, तो उस थोड़ी सी डेंसिटी के डिक्रीज करने के कारण काइनेमेटिक विस्कोसिटी थोड़ी सी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, बट ओवरऑल डिक्रीमेंट ही मिलेगा। तो यहां पे आपको क्या पता चला, यहां पे आपको पता चला, ध्यान से देखिए कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड डायनेमिक विस्कोसिटी and kinematic viscosity of liquid both decreases। पहला पॉइंट, ठीक है, कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड दोनों ही क्या करेगा, घटेगा। ये मेरा पहला पॉइंट है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन जो मिलेगा, या आप इसको ऐसे लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि विद increase in temperature decrease in dynamic viscosity of liquid is more than that of decrease in kinematic viscosity of liquid। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपसे तो वो कुछ भी पूछ सकता ना, है कि नहीं। तो बेसिकली आपसे वो ये पूछेगा कि ये बताइए टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड पर क्या असर पड़ता है। तो आप जैसे ये सवाल सुनते हो, आपका जवाब होता है कि सर with increase in temperature dynamic viscosity and kinematic viscosity of the liquid both decreases। बट आपसे वो पूछेगा कि अच्छा ये बताइए दोनों में से ज्यादा कौन डिक्रीज करेगा और कम कौन डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर इज डिक्रीज इन डायनेमिक विस्कोसिटी इज मोर देन दैट ऑफ डिक्रीज इन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्लियर है, आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात थी इसके बारे में, इसीलिए हम लोगों ने बात की है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर, गैस पर। ठीक है, तो अब जो मेरा केस है वो है फॉर गैसेस। फॉर गैसेस तो हम लोग सिंपल बात करेंगे कि द मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी इन gases are molecular momentum exchange। ठीक है, मेन रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज जो है वही मेरा मेन रीजन है।
लेकिन अब ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज को ही आप किससे बता सकते हो? कोलिजन से भी बता सकते हो, रैंडमनेस से भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो, या डिसऑर्डरनेस से भी बता सकते हो। तो अब आप ये बताओ, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करने लग जाए, ठीक है, तो गैसेस का जो कोलिजन है या रैंडमनेस है वो क्या होगा? यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा गैस में? रैंडमनेस का हो, डिसऑर्डरनेस का हो, और इसके कारण उसमें कोलिजन जो है वो कोलिजन क्या होगा? वो भी तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको टेम्परेचर के बढ़ाने पर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, क्लियर है। अब इसी चीज को अगर हम लोग मान लीजिए इक्वेशंस पे बात करें कि इक्वेशन के हिसाब से कैसे होगा, तो देखिए 11th क्लास में आपको एक चीज पढ़ाई जाती होगी जिसका नाम होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपको पढ़ाया जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS, ठीक है, रूट अंडर 3RT/m, याद कीजिए। तो CRMS जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। दैट मीन्स क्या है कि गैस के पास इनफाइनाइट पार्टिकल है और हर पार्टिकल का अपना अपना क्या है, रैंडमनेस है या अपनी अपनी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या है, आप चाहते थे कि आप एक एक पार्टिकल को स्टडी ना करके ओवरऑल पूरे को स्टडी करें, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालोगे, और वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है कहीं ना कहीं उनका एवरेज बता रहा है। तो जिसका भी अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हो तो वो कहीं ना कहीं उसके रैंडमनेस की वैल्यू को तो बता रहा है, कितना ज्यादा रैंडमनेस है, जितना ज्यादा रैंडमनेस या कोलिजन होगा उतना ज्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा। और ध्यान से देखो CRMS किसके बराबर है, रूट अंडर 3RT/m। 3 कांस्टेंट है, R बार इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M इज द मॉलिक्यूलर मास, ये सब कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल कौन है, T। तो यहीं से आपको एक चीज पता चली कि सर CRMS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या होता है, T होता है। अब आप ये बताओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो CRMS बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और आप खुद बताओ, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर CRMS बढ़ रहा था तो आपको रैंडमनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। रैंडमनेस बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ने का मतलब है मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज क्या होगी, ये भी बढ़ेगी, ठीक है। और ये बढ़ेगा, इसी वजह से हमने बोला कि देखिए टेम्परेचर के बढ़ाने पर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस जो होती है वो इंक्रीज करती है। और फॉर गैसेस एक चीज पता चली है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर T, ठीक है। गैसेस के लिए ये रिलेशन हम लोग याद रखेंगे। एक तो हम CRMS से भी बता सकते थे, दूसरा गैस के लिए एक स्पेशल इक्वेशन दिया गया है जिसको कहा जाता है सुथरलैंड रिलेशन, ठीक है। तो सुथरलैंड साइंटिस्ट है, इन्होंने एक रिलेशन दिया था गैसेस के लिए, म्यू गैस के लिए। तो उन्होंने कहा कि म्यू गैस इज इक्वल टू बी रूट अंडर T अपॉन 1+S/T, ठीक है, 1+S/T, ये रिलेशन उन्होंने दिया था। यहां पर आपको T जो है वो टेम्परेचर है, B and S are the Sutherland constant, ठीक है। ये सुथरलैंड कॉन्स्टेंट्स है।
एंड टी जो है वो क्या है, टेम्परेचर है। टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो गैस के लिए ये रिलेशन उन्होंने दिया था, ठीक है। तो एक तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से भी बता सकते हो, दूसरा आप सुथरलैंड रिलेशन भी बोल सकते हो, ये केवल गैस के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब जब हमने डायनेमिक विस्कोसिटी देख लिया तो अब हम आ जाते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ किस पे, गैस पे। ये क्या होगा, डायनेमिक ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर हम इस बार टेम्परेचर जो है इसको बढ़ाने लग जाएं, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का आपस में कैसा रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ये तो हम लोग जानते ही है, शुरू में हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज में पढ़ाया है। ये जब डिक्रीज करेगा तो ये दोबारा से क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये है कि अगर ओवरऑल देखोगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी केवल इतना ही इंक्रीज कर रहा है, बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी इतना और इतना दोनों इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेम्परेचर के बढ़ाने पर डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस तो बढ़ता ही है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस भी बढ़ जाएगा। और दोनों में ज्यादा कौन बढ़ेगा, तो लिख देते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर increase in kinematic viscosity of gas is more than that of increase in dynamic viscosity of gas, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस में ज्यादा कौन इंक्रीज करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा मेरा कि इंक्रीज इन गैस जो होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वो ज्यादा होगा इंक्रीज इन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस। बट टेम्परेचर के बढ़ाने पर देखो गैस में दोनों बढ़ता है, लिक्विड के केस में दोनों घट जाता है, लेकिन लिक्विड में डायनेमिक ज्यादा घट रहा था, काइनेमेटिक कम घट रहा था। गैस के केस में दोनों बढ़ता है, ज्यादा कौन बढ़ता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ती है डायनेमिक विस्कोसिटी के कंपैरिजन में। तो देखो हमने गैस के डायनेमिक विस्कोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ तो फाइंड आउट कर लिया है। अगर मान लीजिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी का पूछा जाए तो देखो ध्यान से, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस बाय डेंसिटी ऑफ द गैस। अब आप ध्यान से देखो, अगर टेम्परेचर के साथ हम लोग देख रहे थे तो इसका टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन था, ध्यान से देखो। इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन था √T का, ये हम लोग जानते थे, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। और इसका टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है 1/T का, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो अगर ऐसे इसको कंबाइंड कर दिया जाए तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/T। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, तो यहां पे आपको हो गया पावर 1/2, सॉरी ये 1/T है, T ऊपर चल जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये होगा आपको 1/T, 1/T। तो आपको इतना इंटू T पे पावर 1 दैट इज की 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि T पे पावर हो जाएगा 3/2 एंड गैस। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है कि गैस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होगा, T पे पावर 3/2। तो यहीं से एक रिलेशन निकल गया कि अगर मान लो एक गैस दिया गया है, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या एयर ही दे दिया मैंने,
और मैंने कहा 20 डिग्री पर इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी इतना है, 70 डिग्री पर बताओ। ठीक है, तो पता क्या चला कि आप गैस का एट T1 टेम्परेचर and kinematic viscosity of gas at T2 temperature is equal to T1 by T2 पे पावर 3/2 आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो आपको 20 डिग्री पर अगर उसने दे दिया और उसने कहा कि 70 डिग्री पर निकालो, 70 डिग्री पर निकालो, तो कुछ नहीं करना है, इस रिलेशन पे आपको पुट करना है और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने ये चीजें देख ली, क्लियर है। अब अगर मान लो कोई पूछे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी बताइए। ठीक है, मान लो कभी आपसे कहा जाए कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी बताइए। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ दिया गया आपसे। तो देखो, अगर लिक्विड का केस लेते हैं तो याद रखिएगा कि लिक्विड को कैसा मान के चल रहे हो आप, इनकम्प्रेसिबल मान के चल रहे हो। दैट इज कि डेंसिटी उसकी क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अब आप देखो, डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था आपको कोहेसिव फोर्स पर। और अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान के चल रहे हैं कि तो हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कोहेसिव फोर्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आप कह सकते हो कि पहला पॉइंट कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कोहेजन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्लूइड में लिक्विड ले रहे हैं और लिक्विड को कैसा ट्रीट करते हैं, इनकम्प्रेसिबल। इस वजह से प्रेशर की वजह से देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। इसीलिए हम कह सकते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और देखो ध्यान से, अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड की बात करें तो ये होगा डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, और प्रेशर के चेंज करने पर इस पर क्या है, नो इफेक्ट है। अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं हम लोग तो डायनेमिक विस्कोसिटी पर नो इफेक्ट है, और डेंसिटी तो हम लोग कांस्टेंट लेके चलेंगे क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है। तो पता चला कि नो इफेक्ट ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड with the change in pressure, with the change in pressure। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, लेकिन वही अब हम ऐसा करते हैं, हम लोग पहला केस लिए थे कौन सा, लिक्विड का। अब ऐसा करते हैं हम आपको, सपोज दैट कि हम ले लेते हैं गैस। ठीक है, अब देखो गैस अगर हमने लिया है तो गैस में हमने देखा कि म्यू गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी, इसलिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस की तो ये होगी म्यू गैस बाई रो गैस। ठीक है, अब आप देखो, मान लो सपोज दैट प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका इस पर तो नो इफेक्ट होगा क्योंकि ये अभी हम लोगों ने देख लिया कि इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन प्रेशर जब बढ़ाएंगे, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द गैस क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। इस वजह से काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि हम लोगों को पता है प्रेशर बढ़ाने पर गैस कंप्रेस होने लगता है। ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी घटेगी। तो क्या पता चला कि विद इंक्रीज इन
pressure on the gas kinematic viscosity of gas will decreases। ठीक है, तो अक्सर ये सवाल आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए प्रेशर का विस्कोसिटी पर क्या असर पड़ता है फ्लूइड के। तो लिक्विड के केस में आपको ना ही डायनेमिक पे कोई असर पड़ेगा ना काइनेमेटिक पे असर पड़ेगा, लेकिन गैस के केस में डायनेमिक पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी विल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो पता चल गया आपको कि गैस के केस में प्रेशर को बढ़ाने पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर है, इसको ध्यान में रखना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो सिंपल फंडा है, आपको जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाए आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके आगे अभी हम लोग और बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।